अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको सुनाएंगे मंशियात की एक ऐसी हौलनाक कहानी बनाम सरकार। हम लाहौर शहर में रहते हैं। लाहौर शहर के अंदर मंशियात का अगर आप नाम लें या मंशियात के बारे में बात करें तो आज भी बहुत सारे घरों में, बहुत सारे इलाकों में ये इसको एक टैबू समझा जाता है। लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते। इतनी बुरी चीज़ है कि मंशियात। और अगर हमारे शहर में, जब अंदरून शहर का मैं रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर ये कहा जाता था कि अगर आपने किसी को बद्दुआ देनी है, किसी का ख़ानदान उजाड़ना है ना, तो उसके जो बेटे बेटियां हैं ना, जवान जो उसकी औलाद है, उसको नशे पे लगा दें, उसका सारा ख़ानदान उजड़ता है। एक बच्चा आपकी फैमिली में ड्रग्स पे लगे, आपका पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है। वो हर जगह पे वो चीज़ उसको हॉन्ट करती है। अब ये ड्रग्स हमारी सोसाइटी में क्यों आती है? हमारी सोसाइटी के अंदर ये ड्रग्स इतनी आम क्यों होती है? हम असल में ना हैप्पी नेशन से डिप्रेस नेशन बनते जा रहे हैं। हमारे अंदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता जा रहा है और वही डिप्रेशन हम बच्चों के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे पास रिक्रिएशन के लिए कोई चीज़ नहीं है, हमारे पास स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए कोई चीज़ नहीं है, जिसकी वजह ये होती है कि हमारे बच्चे इस चीज़ को कूल समझते हैं। वो सोशल मीडिया पे या इन जगह सारी जगहों पे हाथ में सिगरेट, ग्लास और इस तरह का नशा और वेप ने तो तबाही मचा दी है ना। वो ये वेप हाथ में पकड़ा और हर बच्चा बच्ची के हाथ में आपको कहीं ना कहीं वेप नज़र आता है। और लड़कियां तो बड़े आराम से कहीं किसी भी जगह पे वो वेप का पफ खींच रहे होते हैं। और वो वेप उनकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है ये तो डॉक्टर्स आपको बताएंगे, और यकीन माने बहुत शदीद नुकसानदेह। अभी रिसेंटली लाहौर शहर के अंदर एक कहानी मंजर आम मीडिया पे आई। ANF ने, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने, एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा। एक आंटी खातून, जिनको आंटी डिफेंस वाली आंटी के नाम से वो मशहूर थी, उनको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया उनके घर से। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं था, इसके अंदर हफ्ते महीने लगे। इसके अंदर उनको ट्रैक करने के लिए, ट्रैक करके पकड़ने के लिए, उनके गिर्द घेरा तंग करने के लिए, ताकि एक मजबूत केस बन सके और उनको कैप्चर किया जा सके। जब उनको कैप्चर किया गया तो पता चला कि वो बहुत सारी हाई लेवल पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करवाती हैं। उनके पास बहुत सारी ख़वातीन हैं जो उनके पास आती हैं, जिनको वो लेके जाती हैं ड्रग्स के साथ। वहाँ पार्टीज़ में वो डांस करती हैं। ये तमाम कुछ उनके बिजनेस का हिस्सा है। जब उनसे इंटेरोगेट किया गया उन खातून से, जिनको आंटी के नाम से वो मशहूर थी, तो उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी जो पर डे की सेल है ना, वो ही कई लाखों में है जो मैं अर्न करती हूँ, जो कमाती हूँ। और महीने में तो पता नहीं कितने वो पैसे बन जाते हैं जो अभी अनगिनत हैं और वो ठीक तरह बता नहीं रहे। और इनका काम पार्टीज से शुरू हुआ, पार्टीज़ के बाद वो ड्रग्स में कन्वर्ट हो गया। उस ड्रग के अंदर, उसके अंदर MDMA यानी कि इसको आइस कहते हैं, क्रिस्टल मेथ कहते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया और वो बच्चियों को देना शुरू कर दिया। आइस के बारे में भी आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो आंटी पकड़ी, ANF ने ये तमाम रैकेट पकड़ा, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि इनके पास से इनके राइडर्स, 30 से ज़्यादा राइडर्स इनके पकड़े गए। जो इंफॉर्मेशन आई वहाँ से डिपार्टमेंट से कि इनसे एक 30 से ज़्यादा राइडर्स पकड़े गए हैं जो ये घर में जाके डिलीवर करते थे। बच्चियों को, नौजवानों को ये डिलीवर करने जाते थे, बाइक पे जाते थे। फिर इनकी डेड लोकेशंस होती थी, यानी कि पैसे आपने इनको ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ये किसी भी जगह पर रख के आपको तस्वीर खींच के भेज देते थे कि फ़लाँ जगह से जाके अपनी ड्रग उठा लें। यानी कि इतना सेफ़ कारोबार कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद इनको पकड़ लिया गया। जो रैकेट था उसको एक्सपोज कर दिया गया, उसके बारे में जान लिया गया। अब ये रैकेट जो एक्सपोज हुआ और इस रैकेट के अंदर से जब जो चेहरे और लोग सामने आए, इवन यकीन माने जो मुझे दिखाया गया, जो मैंने देखा उस सारी चीज़ के अंदर, वो अभी डिस्क्लोज तो नहीं हुआ, लेकिन आपको फिर भी बता रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जो उनसे ड्रग्स खरीदते थे, बहुत बड़े बड़े लोगों के। यानी कि वो नाम अगर वो सामने ले आए तो तबाही मच जाए पूरी सोसाइटी के अंदर, उसके अंदर। और वो उस पर काम कर रहे हैं, वो उसके ऊपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक विटनेस इकट्ठा करके वो नाम भी शायद वो सामने ले आए। उसके बाद उन्होंने बताया कि जिन को ड्रग्स डील करते थे, उनकी तमाम चैटिंग, उनका तमाम जो मोबाइल का रिकॉर्ड है, वो आंटी का भी और उनसे रिलेटेड लोगों का भी जो तमाम रिकॉर्ड था वो किया गया। उसमें से तो बहुत गलीज़ किस्म की चीज़ें भी कुछ निकली जो मैं एक्सप्लेन भी यहाँ पर नहीं कर पा रहा। लेकिन उसके अलावा वहाँ पर उनके अंदर से उनके जितने भी कॉन्टेक्ट्स थे, जितने भी उनके क्लाइंट्स थे, उनकी डिटेल्स भी निकली जो ANF के पास आ गई है। और उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया, उसको डिग आउट कर रहे हैं कि उसके अंदर से क्या क्या निकलता है और कितने लोग इस रैकेट के अंदर निकलते हैं। देखें, जब ये पार्टीज़ होती हैं, इस पार्टी में छोटा बंदा तो जाएगा नहीं ना। छोटा बंदा सफाई करने चला जाएगा या कोई और काम करने चला जाएगा। लेकिन जो लोग जाते हैं, जो लोग वहाँ पर ये काम करते हैं, यानी कि जो पार्टीज़ करते हैं, एक पार्टी होती है कि डांस पार्टी है ना, डांस हो रहा है, लोग डांस कर रहे हैं। आजकल तो शादियों में भी लोग डांस करते हैं। लेकिन एक डांस पार्टी वो होती है जिसको प्रॉपरली ड्रग्स के लिए किया जाता है, जिसके अंदर ड्रग्स
का इस्तेमाल किया जाता है और ड्रग्स को लेके ये तमाम पार्टी की जाती है और वहाँ पर ख़वातीन को बुलाया जाता है। हम एक इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट में रहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें हराम हैं, यहाँ पर ये कानूनी तौर पे अलाउ नहीं है। अगर मुल्क का कानून अलाउ नहीं करता तो फिर आपको भी नहीं करना चाहिए। तो जब ये पार्टीज़ होती हैं यहाँ पर लोग जाते हैं और बड़े बड़े लोग जाते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम जाते हैं। तो इस तरह के जो डीलर होते हैं, ड्रग पेडलर्स होते हैं, उनको शेल्टर मिल जाता है। वो कहते हैं भाई हमारे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ तो ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल हैं, अगर ये लोग हमारे साथ शामिल हैं तो हमें किसने पकड़ना है, हम कानून से बालातर हो गए हैं। लेकिन कानून अपना रास्ता बनाता है और कानून अपना रास्ता बना के इन लोगों के गिरेबानों तक हाथ डालता है। जैसे अभी ये खातून के गिरेबान पे हाथ पड़ा है। इन खातून का मैं तस्वीर नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी वो मुलजमा है, उनका केस चल रहा है, वो जुडिशल हो चुकी हुई हैं और उनका केस जो है वो चल रहा है और वो अदालत के अंदर है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह एक रैकेट पकड़ा गया है, उस रैकेट के अंदर कोई इस तरह बेनकाब हुआ है। इसके अंदर एक जो बड़ी मेरे लिए तकलीफ चीज़ ये थी कि बच्चियों का क्लाइंटेज है उनका, छोटे बच्चों का, यानी कि वो 15 साल से लेके 18 साल 25 साल 30 साल तक वो जाता है और वो लड़के लड़कियां उनसे ड्रग्स ले रहे हैं और इस कदर शदीद उनके नुकसान कर रहे हैं अपनी फैमिली का, इसको हिसाब नहीं। इस सारी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ बच्चों से, कुछ लड़कों से बातचीत की है। 2 नौजवान जो उनसे हैं उन्होंने हिम्मत करके हमें बताया, फिर भी हम उनकी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। आप जाके चेक करें, उनकी बात सुने और आपको पता चलेगा कि ये कि बच्चों को किस तरह अवेलेबल है और किस तरह एक्सेसिबल है ये ड्रग्स इस मुल्क के अंदर, जहाँ पर तमाम चीज़ें आपके बच्चों को उनकी घर में, उनके डोर स्टेप पे मिल जाती हैं। देखें कैसे हैं आप अहमद भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह आ गए जी। अच्छा ये बताएं कि किस एज में आपने ये स्टार्ट किया था ड्रग्स? ड्रग्स मैंने तकरीबन 25 साल की एज में स्टार्ट किए थे। और अभी आप कितने साल के हैं? अभी मैं 35 साल का हूँ। अभी आप 35 साल के हैं, तो 10 साल आप इसके अंदर वापसता रहा हूँ ऐसे। और क्या क्या ड्रग्स कर चुके हैं आप? मैं सर हैश, आइस और अल्कोहल। हैश, आइस और अल्कोहल और कोकेन? नहीं, कोकेन नहीं। अच्छा ये बताएं पहली दफ़ा कैसे आपका ये आप तक पहुंची? सर मेरा एक दोस्त था, हैश उसने स्टार्ट की थी। चर्स पीता था जी, वो? चर्स अच्छा, पीता था। आप क्या करते थे उस वक्त? उस वक्त मैं स्टूडेंट था। स्टूडेंट कहाँ पढ़ते थे? कॉलेज में पढ़ते थे? कॉलेज में, सिविल लाइन्स। अच्छा, कॉलेज में पढ़ते थे। फिर वहाँ उसने शुरू की तो कैसा किया? तो उसने कहा आप भी टेस्ट करो, देखो वो कैसी लगती है आपको। सिगरेट पीते थे? सिगरेट में पीता था। सिगरेट कितने अरसे से पी रहे थे? सिगरेट तो मैं 18 या 20 ईयर्स ओल्ड। क्यों सिगरेट क्यों स्टार्ट किया था? वो भी वैसे ही दोस्तों के साथ, कॉलेज दोस्तों के साथ? जी। और कोई वजह नहीं थी? और कोई वजह नहीं। और दोस्तों ने पिया तो आपने भी पी लिया? जी मैंने भी पी लिया। अच्छा, पता था आपको कि ये बुरी चीज़ है? जी पता था। पता था, लेकिन आपने पिया कि चलो दोस्त पी रहे हैं तो मैं भी पीता हूँ। जी अच्छा, बिल्कुल। फिर चर्स जो सी आपको मिली इस कॉलेज में ही? कॉलेज में दोस्त के साथ। दोस्त ने कहा कि इसको भर के पीते हैं। जी। फिर भर के पिया तो? नहीं, वो रेडीमेड था, उसने मुझे रेडीमेड पिलाया। अच्छा, रेडीमेड पिलाया। फिर जी। आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा मुझे। अच्छा ठीक है, उससे बाज आ गया। फिर उसके बाद आपको मिलना कैसे शुरू हुई? फिर मैंने अल्कोहल स्टार्ट की। अच्छा, उसके बाद अल्कोहल स्टार्ट की? जी, जी। अल्कोहल कहाँ पी आपने पहली बार? अल्कोहल मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ही पी थी। वो कहाँ, जगह कौन सी थी? क्योंकि आप आम तो पी नहीं सकते ना, तो कहाँ गए किसी थे? के घर में पी थी। किसी के घर में गए थे? फिर शराब पी के घर पहुंच गए आराम से? जी जी। फिर कैसे पहुंचे? तकरीबन 3-4 पकड़े नहीं गए? नहीं, बचत हो गई थी। बचत हो गई। पीते रहे फिर आप ऑफ एंड ऑन? यस सर। कितना अर्सा पीते रहे? वीक महीने में कोई एक आधी बार। यानी कि कम पीते थे? कम पीते। अच्छा, और चर्स भी कम पीता था। कितना कम पीते थे? कोई महीने में 1-2 बार। फिर ऐसा वक्त आया 2-3 साल उसे रेगुलर भी पिया। रेगुलर पिया? जी रेगुलर। अच्छा, रेगुलर जब पीते थे तो कहाँ से मिलती थी आपको ये? परचेज करते थे सर, डीलर से। अच्छा, तो कैसे जाते थे उसके पास? कॉल करके। कॉल करते थे? वो आ जाता था? जी आ जाता था। कितने रुपए में देता था? 1000 रुपये की या 2000 की, इस तरह। 1000 दो? वो कितने सिगरेट्स की होती है? अप्रोक्सीमेटली डब्बी बन जाती थी। एक डब्बी, यानी कि 20 सिगरेट बन जाते थे उससे 1000-2000 के अंदर। जी। वो घर दे के जाता था या कहीं और जगहों पे? बाहर पब्लिक प्लेस। उससे किसने मिलवाया था आपको? उससे दोस्त ने मिलवाया था कि ये बंदा है, ये चर्च दे के जाता है, जी। उससे सामान लिया करो। और शराब भी उसी से? उसी से, सेम बंदे से जी। जो चर्च देता था वो शराब। और शराब भी क्या घर दे जाता था? नहीं, बाहर पब्लिक प्लेस पे। पब्लिक प्लेस पे? तो वो कैसे आप उसको डील करते थे? वो शराब लेके घर जाते थे? क्या करते थे? मतलब इतनी दोस्त सख्ती की है? तरफ। कैसे छुपा के लेके जाते थे? जी। दोस्त की तरफ, वहाँ पीते थे। उसके बाद फिर किस नशे में आए आप? उसके बाद मैं आइस के नशे में आया। आइस के अचानक नशे में आए। अचानक से? वो क्यों, उसके बताएं मुझे कैसे आए उसमें?
ये तो दोस्त ने पिला दी घर वो चले भी गए। दोस्त ने ट्राई की थी, दोस्त के साथ ट्राई की। ये एक ही दोस्त है या मुख्तलिफ थे? नहीं, मुख्तलिफ दोस्त। ये मुख्तलिफ था। जी। ये कहाँ मिला आपको जिसने आइस ट्राई करवाई आपको? ये भी मोहल्ले के पास है। मोहल्ले में ही मिला आपको। तो इसने क्या कहा आपको कि कैसे कैसे कहा उसने आपको क्या उसने कहा आइस पिए, आप चले गए? नहीं, मुझे तकरीबन मेरा अपार्टमेंट था, वहाँ बैठते थे। आपका अपार्टमेंट था? जी। आपका? जी मेरा। अच्छा। तो वहाँ तकरीबन 2 माह से मुझे कह रहे थे ट्राई करें आप, डेली आ रहे थे लोग लड़के है। पी रहे थे, ठीक है। तो मैंने नहीं ट्राई की। ये होती कैसी है, शेप कैसी होती है इसकी? शेप क्रिस्टल होती है। पहले किसी को पीते देखा था? जी देखा, किसको देखा था? दोस्तों को। दोस्तों को ही देखा था। तो ये आइस कैसे अवेलेबल होती थी आपको? ये भी डीलर के थ्रू। ये कौन सा डीलर था? ये अलग था या वही ये था? अलग था। ये अलग था। तो ये किस तरह लेके आता था आप तक? ये भी मोहल्ले में मिलता था। आपके मोहल्ले में आता था? जी। आपके मोहल्ले में और लोग भी इसका शिकार हुए होंगे? जी, बेचारी सी बात है। वो और लोगों को भी देता होगा? जी सर। बिल्कुल ठीक है। आपको कब लगा कि मुझे इलाज की ज़रूरत है, या आपके पेरेंट्स लेके आए यहाँ? नहीं, पेरेंट्स लेके आए। मैं इससे पहले छोड़ चुका था यहाँ आने से पहले। अच्छा। थोड़ा अर्सा अच्छा। कोशिश कर रहा था खुद से, अच्छा। फिर? लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स ने यहाँ भेजने का फैसला किया। अच्छा, ये बताएं, जब शादी हुई आपकी, आप एडिक्ट थे? जी मैं एडिक्ट था। तो शादी हुई आपकी, तो आपकी शरीक हयात को कैसे पता चला, कब पता चला? ये नहीं, उन्हें नहीं पता चला। उसको नहीं पता चला, आपने छुपा के रखा? जी। वेरी स्मार्ट, आप तो छुपाते रहे हैं। वेरी गुड। उसके बाद फिर आपको आपके जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है उस पर कोई असरअंदाज हुई ये चीज़ आपके रवैये की वजह से जी चेंज बिल्कुल हुई? हुई। क्या किया इसने आपके साथ? टाइमिंग का इशू था, मैं घर टाइम पे नहीं आता था। अच्छा। और घर आप वालों घर को टाइम नहीं देते थे? नहीं देता। आपकी बेटी कब हुई? बेटी 2 इयर्स, 2 साल के बाद? 2 साल के बाद हुई। और बेटी के बाद आपको एहसास हुआ कि मुझे छोड़ना चाहिए? जी बिल्कुल हुआ आपको एहसास? तो फिर आपने कैसे छोड़ा? क्या मोटिवेशन क्या थी? मोटिवेशन यही थी कि इसे छोड़ना है और न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है। ये था दिल में? जी बिल्कुल था। आपको लोग सुन रहे हैं, ये बच्चे हैं, आपकी उम्र का होगा कोई ना, इसमें पढ़ गया होगा, या लोग माँ बाप देख रहे होंगे। आप उनको बताएं कि ये मिलती किस तरह है, किस चीज़ से बच्चों को बचाया जाए? कंपनी, दोस्तों की कंपनी? बैड कंपनी से। बैड कंपनी कैसे पहचानेंगे हम? फ्रेंड्स से, आपके फ्रेंड सर्कल से उनके पास नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अहमद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके Thank you, sir. थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं अली भाई। अली भाई भी शिकार रहे हैं इस मंशियात का, ड्रग्स का। इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह इसका शिकार हुए, कहाँ कहाँ से मिलती रही, और अब ये जब रिकवर कर चुके हैं तो कैसा फील कर रहे हैं। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि कौन सी एज में आपने ये ड्रग्स शुरू किया? सर मैं 18 साल का था जब मैंने पहली दफ़ा चर्स को, अपना पहला ड्रग था मेरा, और मैंने चर्स को ट्राई किया था 18 साल की उम्र में। कहाँ पे थे आप? मेरा स्कूल का सर वैन ड्राइवर जो था ना, बस ड्राइवर जो था मेरा, तो वो ही यूज़ टू स्मोक हैश, और हम उसके साथ क्योंकि अगली सीट पे बैठ के जाया करते थे, तो वो धुआं बड़ा एक एरोमेटिक सा लगता था और उसकी बड़ी एक सेडेशन सी होती थी उसमें, तो वो बड़ी चीज़ अट्रैक्ट की मुझे। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे दोस्ती लगाई, उससे यारी दोस्ती करके तो एक दिन ट्राई कर ली। फिर थोड़ा बहुत घर से पैसे चोरी करना, पैसे जमा करना और उसको ला के देना, और उससे 1-2 सिगरेट्स ले लेना, एक जॉइंट ले लेना। तो इस तरह मेरा ये जो सफ़र है ये शुरू हुआ। तो आपकी क्लास में लड़के कोई करते थे? और नहीं, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। आप क्योंकि हम करते थे? छोटे थे कि 18 साल का था जब मैं था, तो बड़ी पुरानी बात है ये। अच्छा। तो स्कूल में ऐसा कोई सच क्लास में नहीं था, लेकिन मैट्रिक की बात है? मैट्रिक की बात। अच्छा ठीक है। probably। तो उसके बाद फिर आपने जॉइंट लेना शुरू किया? बस उससे जॉइंट ले लेना, उसको 100-200 रुपये देने, और उससे एक बना हुआ सिगरेट ले लेना, और कभी उसने मुझे थोड़ी बहुत चर्स दे देनी तोड़ के, हाँ। तो उसको खुद बनाने की कोशिश कर लेना। तो इसी तरह बस ये जो है घर में पता नहीं चल सका इसका? नहीं सर, जब बंदा इस तरह के काम नशा कर रहा होता है तो बड़ा मकार और चलाक सा एटीट्यूड आ जाता है, आपका बिहेवियर आप अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उसमें नहीं मैंने घर पता लगने दिया अर्ली स्टेजेस। तो किसी को पता नहीं चला? किसी को पता नहीं चला, अर्ली स्टेजेस पे पता नहीं चलता था। अच्छा, उसके बाद 18 के बाद आप इवेंचुअली फिर पता चल गया एक टाइम पे, जब डोज बढ़ गई, जब वो एक होता ना, एक पीक आ जाती है नशे की कि आपको मज़ा नहीं आता उस तरह, तो फिर आप डोज इंक्रीज कर लेते हैं। ज्यादा क्या पीना शुरू किया आपने 18 के बाद? किस दूसरे नशों से कैसे? इस पे ही ज़्यादा रहा हूँ। अच्छा। और इसके अलावा मैं शराब भी, मैंने अल्कोहल भी बहुत दफ़ा। अल्कोहल कब शुरू किया आप? अल्कोहल बस 1-2-3 साल बाद मैंने इस चर्च के, यानी कि आप 20 साल के होंगे तकरीबन। तो ये इसकी एक्सेस कैसे हुई? इसकी एक्सेस भी यूँ ही, जब आपकी कंपनी मेरी इस तरह की बन गई, मेरे दोस्त इस तरह के बन गए जो यूज़ करते थे ये चीज़ें,
तो फिर एक ज़रा एक अर्ज होती है, एक थोड़ी क्यूरियोसिटी भी होती है नए चीज़ों को ट्राई करने का, नशेई का रवैया इसी तरह का होता है ठीक है। अमूमन। तो फिर अल्कोहल भी शुरू कर दी, फिर कभी अफीम ट्राई कर ली, फिर एकदम मार्केट में आइस की बड़ी जो है वो एक आइस पहली दफ़ा आपको कहाँ मिली? आइस एक पार्टी पे था मैं, एक पार्टी थी ठीक है। तो वहाँ फार्म हाउस पे? फार्म हाउस पे अच्छा। एक पूल पार्टी थी, बूज पार्टी थी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा आइस ट्राई की। अच्छा, वहाँ जब आप गए मेरे दोस्त कर रहे थे, लड़के लड़कियां बैठे हुए थे कॉलेज के, और वो लोग कर रहे थे, तो फिर उनमें ही वो आप एक मिसफिट हो जाते हैं ना, आप ना करें 10 लोग कर रहे हैं आपके दोस्तों में और आप ना करें तो आप मिसफिट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपको बड़ा अजीब व गरीब सी नज़रों से देखा जाता है। हाँ। तो वो चीज़ बड़ी आपको जो है ना वो अंडर प्रेशर, पीयर फिर वो कहते हैं भाई तू बच्चा है, तू बच्चा है, मम्मी डैडी हैं, तू बच्चा है, तेनू पता नहीं है, वो इस तरह की बातें, फिर पीयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है आपको। और फिर उन्होंने आपको वो करवाया, वो नशा करवाया। वो नशा कराया, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक ना पीक पे ले जाता है उसका हाई आपको आइस का। अच्छा। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है, आपको नींद नहीं आती कई दिनों तक, आपकी बॉडी जो है वो आपके हार्मोन्स जो हैं वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू सम, मतलब बीस्ट आप एक किस्म की आपके अंदर ना एक जाग जाती है, यानी कि आप बिल्कुल सुपर हीरो बन जाते सुपर हीरो। हैं। आपने कोकेन की है? हाँ जी बिल्कुल। ये कोकेन का अरसा थोड़ा बाद में शुरू हुआ जब अच्छा। मैंने आइस ट्राई की 2000 आई गेस 18 की बात है, ये 17-18 की बात है जब मैंने पहली दफ़ा आइस ट्राई की थी। अभी आप कितने साल के हैं? अभी मैं 30 का हूँ। यानी कि आपको मैं कह दूं कि 13-14 साल हो गए हैं इस ड्रग्स के अंदर। अभी इस रीहैब के अंदर से आप जा चुके हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से रिकवर मैंने अपना कर चुके इलाज हैं। मुकम्मल करवाया है और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी में हूँ। रिकवरी पे और हैं? हाँ जी, बकायदा अब आपको follow अर्ज तो नहीं होती? नहीं बिल्कुल नहीं होती। ये अब यहाँ बताएं कि ये आइस जो सा था ये आपको अवेलेबल कैसे होता था? सर शुरू में तो जो दोस्त वगैरह थे वो लोग मंगवा देते थे, वहाँ पे कुछ लोग थे जिनसे हम ले लेते थे। अच्छा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ कांटेक्ट जो है वो पक्का हो गया। फिर एक टाइम ये आया कि घर डिलीवर हो जाती थी, आपको घर डिलीवर हो जाती? 500-1000 रुपया उसे एक्स्ट्रा दें आपका पेट्रोल का और ये वो खर्चा निकल आता है उनका, और वो आपको डोर स्टेप पे डिलीवर कर देते हैं। यानी कि बहुत आपके घर आसान हो गया ये। और आप कहाँ रहते हैं? कैवलरी ग्राउंड के पास? मैं केवल ग्राउंड, हाँ जी, बड़ा अच्छा। पोश एरिया है, और वहाँ पर अवेलेबल है इजीली? अवेलेबल है, बंदा आराम से आ जाता था? आराम से आ जाता है। मतलब वो उसकी सरदर्द है ना, हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने तो उसे 500-1000 रुपया ऊपर देना है ना। बेल दे के पकड़ा जाता? नहीं बेल नहीं, कांटेक्ट करते थे ओवर द फोन और उसे जगह बता देनी कि यार घर के पास फलानी जगह पे खड़े हो जाओ, कोई मस्जिद है या कोई पार्किंग लॉट है या कोई मार्केट है, तो उसे वहाँ पे बुलाना और वहाँ से ले लेनी है। आपकी शादी किस एज में हुई? सर मेरी शादी हुई थी 20 साल की उम्र में। 20 साल की उम्र में। एंड जब आप शादी हुई तो आप एडिक्ट थे? हाँ जी मैं addict था। तो फिर ये शादी वाली आपने ज़िंदगी कैसे उसे कवर किया, रिकवर? बस उस टाइम पे ये था कि मैंने थोड़ा कंट्रोल कर लिया था अपने नशों को, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जब एक बंदा रूटीन में आ जाता है तो फिर वो बढ़ती एक्सेस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। आपके बच्चे कितने हैं? मेरी एक बेटी है 5 साल माशाल्लाह। और वो बच्ची कितने अरसे के बाद हुई शादी? की। 1 साल बाद। 1 साल के बाद। तो वो बच्ची को पता चला कि मेरे फादर या बच्ची के? नहीं, मैं उससे पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट मेरा शुरू हो गया था, मुझे इंटरवीन करके लाया गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा ओवर एक्सेसिव हो गया। क्या हो गया था? क्या एक्सट्रीम हालत क्या हो गई थी? एक्सट्रीम हालत ये थी कि मैं थोड़ा सा मैंने एक्सेस कर दी थी आइस की, और थोड़ा सा ज़रा मैं बाकी नशों में भी, मतलब कभी गोलियाँ वगैरह जैसे स्लीपिंग पिल्स हैं उनकी तरफ भी चला गया था, और कुछ जैसे काम का स्ट्रेस है, कभी नींद नहीं आ रही या कभी कोई भी थोड़ा बहुत तबीयत में कोई फ़र्क है 19-20 का, तो ड्रग्स की ज़रा थोड़ी एक्सेस कर लेनी और उसके बाद फिर आप आपे से बाहर हो जाना, सेंसेस से बाहर हो जाना। आपकी जो वाइफ हैं, शरीके हयात हैं, उनको ये सारा कुछ फील हो थोड़ा रहा था? डिस्टर्बिंग मामला शुरू हो गए थे। आपकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो रही ज़ाहिर थी? बात है वो जब आप एक किसी नशे के इन्फ्लुएंस में घर जाते हैं तो आप अपने जो ज़ाहिर बात है जब असल हालत में अब नहीं भाभी ने आपका साथ दिया इसके अंदर? सारी फैमिली ने बड़ा साथ दिया, मेरे वालिदैन ने, वालिदा ने, अब्बा जी ने बहुत साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो खुद भी कुछ ज़रा अंदर से भी बंदा जब तक नियत ना अच्छा, करे। आपको कब एहसास हुआ कि यार मुझे अब ज़रूरत है इस अच्छा, मुझे एज सच कोई सीरियसली एहसास खुद नहीं हुआ। नहीं जब हुआ? तक मैं इलाज में नहीं आया तो मैं एक अपने ही एक डिलेमा होता है ना, बंदा एक जोन में फिर रहा होता है, मैं उसी में था। तो इलाज करवाने वाले बुरे लग रहे थे आपको? हाँ एग्जैक्टली, बहुत बुरे लग रहे थे। इंतकामी एक किस्म की अंदर से ना एक चीज़ जाग रही थी कि घर जाऊंगा तो ज़्यादा करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि अब क्या इसका नुकसान है आपने अगर मुझे उठवा लिया है और ये वो। तो लेकिन अब मैं उन्हीं को दुआएं देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिश्ता माँ बाप के साथ घर वालों में उतना ही अच्छा हो गया, बेहतर हो गया? बेहतर हो गया। ये तो बड़ी अच्छी बात वो है। मुझे देखते हैं, सारी बात है, कोई भी माँ अपने जवान बेटे को बाप देखता है बिल्कुल तो ऐसे सही ही हालत में माशाल्लाह, देखते हैं। अब जवान आदमी हैं, ऊंचे हाँ जी। लंबे हैं, तो वो ज़ाहिर बात है, वो माँ का तो फिर खून डबल हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसे और ही। नशे में जब मैं घर आता था तो मैं छुपता था, माँ को पता होता था, अब्बा जी से छुपाती थी
कि मार पड़ेगी, शराब पी के आया है या कुछ नशा करके आया है, तो वो ज़ाहिर बात है उनकी सेहत भी इफेक्ट होती थी। कितने बहन भाई हैं आप? सर मेरा एक छोटा भाई है, 2 भाई हैं। अच्छा, 2 भाई हैं आप। तो भाई क्या करता है? भाई मेरा बोर्डिंग में है और मेरी ही वजह से उसको बोर्डिंग में करवाया गया कि कंपनी मेरे का इन्फ्लुएंस में। हाँ, मेरे वालिद साहब ने बड़ा क्लियरली मुझे एक दिन कहा कि बेटा तुम्हारी हालत देख के जो है ना मुझे डर लगता है और मैं नहीं चाहता कि दूसरा बेटा भी स्पॉइल हो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक किस्म का ना आप कह रहे हैं कि हिट था और टर्निंग पॉइंट भी था, और उसके फ़ौरन बाद ही मैं इलाज में आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी बड़ी अच्छी लाइफ है और मैं बड़ा सुरखरू हूँ उस चीज़ से। अच्छा, जो आपको लोग देख रहे हैं स्पेशली बच्चे जो ये करते हैं कि मैं माचो मैन लग रहा हूँ या पार्टी में गया हूँ, तो सब क्या मैं उनको मैसेज देंगे आप? बकवास है सब जी, कोई माचो मैन नहीं है, कोई आप कूल नहीं लगते, ये सिर्फ एक जो है ना मिथ है। और जब आप ट्राई कर लेते हैं तो आपकी बल्कि पर्सनालिटी जो है ना वो डिसग्रेस की तरफ जाती है। आपका रंग रूप, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बैठना उठना सब मुतासर होता है। और अगर आप किसी अच्छे घर से हैं, अच्छे ख़ानदान से हैं, तो फिर तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है पेरेंट्स के लिए भी और उनके लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू सो मच। हमने कुछ अर्सा पहले हमने डीआईजी इमरान किशोर साहब का इंटरव्यू किया जब वो डीआईजी थे ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के। जब ये सीसीडी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट होता था तो उसके वो डीआईजी थे। उनकी कहानी आप सिर्फ एक बंदे के बारे में सुने, ड्रग्स का रैकेट उन्होंने पकड़ा था जॉर्डन के नाम से। वो जॉर्डन मोहम्मद अयूब साहब थे और एक मोहम्मद अली उनका भाई है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो अभी खातून पकड़ी गई हैं जिनका नाम है नाजिया ख्वाजा मुख्तार, जिनको उन्होंने पकड़ा, जो आंटी के नाम से मशहूर है, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो इनको जो सप्लाई और इनकी जो तमाम ड्रग्स थी वो मोहम्मद अली साहब के नाम से आती थी, जो फॉलो अप ऑपरेशन में इन्होंने तकरीबन 12 किलो के करीब पकड़ी है एयरपोर्ट से, जो ऑपरेशन करके एएनएफ ने पकड़ी है। जो इसकी मोहम्मद अली जो सा है, जॉर्डन का भाई हैं, ये कह के लाए जाते हैं, इनकी वो ड्रग्स पकड़ी गई। अब ये तमाम का तमाम रैकेट आप देखें कैसे मूव कर रहा है। इनका एक फार्म हाउस है बेदियाँ रोड पे, इनका HBFC में भी एक घर है, वो घरों की भी तमाम तफसील अब तो आ चुकी हुई है। और ये वहाँ पर ये काम तमाम काम कर रही थी। इनके पास डांसिंग फ्लोर थे जहाँ पर जो डांस की महफिल होती थी, प्रॉपर डिस्कोस बने हुए थे, यानी कि जहाँ पर प्रॉपर लाइट्स के अंदर, वो फार्म हाउसेस के अंदर जिसमें 50-60 लोग अंदर जाके डांस कर सकें, ऐसे फ्लोर्स थे वहाँ पे। तो ये तमाम घिनौना काम वहाँ पर कर रहे थे। देखिए, डांस कर रहे थे, कोई इतराज़ नहीं, डांस कोई बंदा डांस कर रहा है, ठीक है यार, खुश होगा डांस कर रहा है। लेकिन ड्रग्स का इस्तेमाल करके, मंशियात का, और वो भी इल्लीगल मंशियात का, आप ऐसी मंशियात उनको दे रहे हैं जो ममनू हैं, जो जानलेवा हैं, जिनसे उनकी नुकसान हो सकता है, वो बेच रहे हैं आप वहाँ पर सरेआम। ये बड़ा नुकसानदेह चीज़ है। और इसी चीज़ को मिटाने के लिए, इसी चीज़ को हटाने के लिए ANF और CNF पंजाब के अंदर दोनों डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव हैं। ANF का भी जो ऑपरेशन है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ। इमरान किशोर साहब की बात सुने कि जॉर्डन के बारे में उन्होंने क्या बताया हमें। अच्छा, ये जॉर्डन का गैंग का जॉर्डन साहब खुद पकड़े गए? ये इफ्तिखार अयूब इसका नाम है जॉर्डन का, और ये खुद बाहर है, यानी इसकी सारी फैमिली इन्वॉल्व थी। मैंने आपको बताया भाई इसके इन्वॉल्व थे, इसकी बहनें इन्वॉल्व थी, इसकी माँ इन्वॉल्व थी। सारे के सारे अरेस्टेड हैं, सारे जेल में, सबकी ज़मानतें खारिज हो चुकी हुई हैं और हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी हुई हैं। और ये जो खुद है वो इश्तिहारी हो चुका हुआ है। भी मैंने सुना कि कह रहे थे कि ये हमारे AC ले गए, हमारा वो ले गए, इस तरह का कुछ किया उन्होंने? नहीं, ये अगर था एक प्रॉपर, इसकी 2 DIGs ने इंक्वायरी की, एवरीथिंग प्रूव्ड फॉल्स, अनसब्सटेंशिएटेड। ऐसा हुआ था? इन्होंने एप्लीकेशन अपनी फैमिली, ये बेसिकली करते हैं। देखें, 12 साल से तो पकड़े नहीं गए थे, पहली दफ़ा जब पकड़े गए हैं और जब इनकी ज़मानतें खारिज हुई हैं तो फिर ये इन हथकंडों पे आ गए कि पुलिस पे इल्ज़ाम लगाएंगे, मड स्लिंगिंग करेंगे तो हमारी कोई आसानी हो जाएगी। कोई शायद हमें ब्लैकमेल होकर पुलिस हमें कह दे कि चलो यार हम आपकी ज़मानत करवा देते हैं, या किसी तरह से हम आपको केस फाइल में रिलीफ दे देते हैं। वो रिलीफ हम नहीं दे सकते। इमरान किशोर साहब की आपने बात सुन ली। मंशियात बच्चों को आजकल तो स्कूल्स के अंदर तक अवेलेबल हैं। ये इतना ख़तरनाक धंधा होता जा रहा है। मैंने जिन लोगों से बात की, आप यकीन माने, वो स्कूल के बच्चे जिनसे थे वो बता रहे हैं हमें स्कूल में अवेलेबल थी। एक लड़के ने बताया कि जी मैं जिस वैन में स्कूल से घर जाता था उस वैन का ड्राइवर पीता था और उससे लेके मैं जॉइंट ख़रीद के पीता था। फिर तो अपने बच्चों पे नज़र रखें। खुदारा आप अपनी मसरूफियत में बहुत मसरूफ़ होंगे, लेकिन अपने बच्चों पे नज़र रखें, ये जानें कि वो क्या कर रहे हैं और बच्चों के दोस्त कौन है, स्पेशली बच्चों का सर्कल क्या है, किस सर्कल में वो मूव करते हैं, उन बच्चों के दोस्त कौन है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप अपनी आने वाली नस्ल को किसी ऐसी बीमारी का, किसी ऐसी लानत का शिकार कर देंगे जो आपके पूरे ख़ानदान को ले डूबेगी। इसलिए
प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये कहानी आपने सुन लिया, मैं आपकी एक डॉक्टर से बात करवाता हूँ। ये डॉक्टर जिनसी हैं, ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं एक रीहैब सेंटर के अंदर। जिस रीहैब सेंटर के अंदर हमने जाके इन बच्चों का इंटरव्यू किया, हम दोबारा उसी रीहैब सेंटर के अंदर आपको लेके चलते हैं, उन डॉक्टर की बात सुने, वो इन पेशेंट्स के बारे में क्या कहते हैं। जिस रीहैब सेंटर में मैं मौजूद हूँ, वहाँ जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर सादिया मुनाफ साहिबा, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं इन पेशेंट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रहा था, अभी मैं जिन पेशेंट से मिल के आया हूँ, जिनसे बात करके आया हूँ, जी जब ये पेशेंट आपके पास आता है तो आप इनका फर्स्ट इंटरव्यू जब करती हैं, क्या आपको ये पता चलता है कि इनको ये जो चीज़ है, ड्रग्स जो सी भी ये यूज़ कर रहे हैं, ये कहाँ से इनको मिल रही है? देखिए, जब पेशेंट हमारे पास आता है इनिशियली तो 2 स्टेजेस होती हैं, या तो अपनी मर्ज़ी से आता है या वो बहुत ओवरडोज होता है, घर वाले लेकर आते हैं। दोनों ही सूरत हाल में वो बड़ा इनिशियल स्टेज ऑफ एडमिशन होता है, उस पर ना पेशेंट बताने के काबिल होता है या बताना नहीं चाहता। तो एट दैट टाइम हम बस सिर्फ रेपो बिल्डिंग करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं उसको, जिसको आप इंटरव्यू कह रहे हैं। बेसिकली वो एक मेडिकल हिस्ट्री है शॉर्ट, लेकिन ये है कि उस पर हम एवेलुएट कर लेते हैं और इसके अलावा कुछ अपने टेस्ट भी करवाते हैं, ड्रग स्क्रीनिंग वगैरह के, कि पेशेंट बेसिकली मेडिसिन कौन सी लेता है, या ड्रग लेता है, कोई सब्सटेंस लेता है तो कौन सी लेता है। मोस्टली जब आप उससे बात करते हैं, रेपो बिल्ड हो जाती है, तो ये कौन सी जगह बताती हैं? कोई कॉमन जगह आप बता सकती हैं जहाँ से ये शुरू करते हैं? देखिए, इसको थोड़ा सा मैं आपको इलेबरेट करूँगी आंसर को, कि पेशेंट का एज ग्रुप और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हमें देखना पड़ता है थोड़ा सा। जो हमारे पास एलीट क्लास से लोग आते हैं, जो बड़े वेल अफोर्डिंग, वेल प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके लिए तो आई एम श्योर आप भी समझ सकते हैं कि एक्सेस कितनी आसान है। वो परमिटेड एरियाज़ में जाकर भी एक्सेस कर लेते हैं। असल मसला तब आता है जब हम मिडिल क्लास या लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को टच करते हैं, क्योंकि बज़ाहिर उन लोगों के लिए तो लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करना भी मुश्किल है, तो सब्सटेंस या नशा तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसमें भी फिर देखते हैं कि हम किस तरह की ड्रग वो ले रहा है। जैसे आइस का आजकल बहुत ट्रेंडिंग है आइस, तो आइस की ज़्यादा अवेलेबिलिटी जो है वो है यंग एज ग्रुप में या मिडिल एज ग्रुप में। यंग एज ग्रुप है, जैसे स्कूल कॉलेज एकेडमिक वाला ग्रुप है, उनके लिए जो बहुत सारे वेब बार्स, वेब क्लब्स, स्मोकिंग एरियाज़। इसके अलावा जो बड़ा लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाला बंदा है, अगर वो आइस ले रहा है तो उधर जो क्वैकरी सेटअप है हमारे लो एरियाज़ में, लो प्रिविलेज एरियाज़ में, वहाँ पे ये चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ क्वैक्स बड़ी अवेलेबल हैं। जो मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, अफ़ीम अगर है, अफ़ीम को एक दवाई के तौर पे लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग यूज़ करते हैं कि हम तो दर्दों की दवाई लेते हैं जो एक कैप्सूल में मिलती है। बेसिकली वो कैप्सूल एडिबल कैप्सूल्स होते हैं जिसमें अफ़ीम का पाउडर होता है। या अगर वो आइस वगैरह लेते हैं तो वो रिफाइंड नहीं होती, वो बड़ी क्रूड आइस होती है जो कि उतनी ही ज़्यादा लीथल होती है। डॉक्टर साहब, आपको स्कूल के बच्चे कभी आते हैं आपके पास जो छोटी उम्र के? देखिए, एज़ पर लॉ जुवेनाइल ग्रुप को तो रखना रिहैब में अभी फ़िलहाल अलाउड नहीं है। पेरेंट्स ज़रूर हमें अप्रोच करते हैं तो अपने क्या बच्चों उनको के लिए। एडवाइस करते हैं, क्या बताते हैं पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, पेरेंट्स की सबसे पहले जो ज़रूरी तरीन चीज़ है ना, कि आपने एक्सेस से बात शुरू की। पहले हम सोचते हैं कि बच्चे ने अप्रोच किया ही क्यों, पहले हम जाते हैं रूट कॉज पे, एक्सेस तो उसके बाद है। कहीं ना कहीं फैमिली की विजिलेंस में कोताही हो जाती है, कुछ ना कुछ फैमिली रूट वैल्यूज़ में डिसफंक्शनिंग होती है। आप अगर मुझे लोग कहते हैं 99%, मैं इतने एक्सपीरियंस के साथ ये बात कंफर्मली कह सकती हूँ कि ज़रूर बेस में 100% फैमिली डिसफंक्शनैलिटी हो सकती है, जो कि फैमिली जान के नहीं कर रही होती, इग्नोरेंट होती है वो भी। तो उस वजह से बच्चा इस तरफ माइल होता है। पेरेंटिंग में कुछ ना कुछ स्किल्स ऐसी रह जाती हैं कि बच्चा उस तरफ माइल होता है। जब एक दफ़ा माइल हो जाए तो रास्ते उसको बहुत सारे नज़र आ जाते हैं। तो जो बच्चे अपने स्कूल एज में, या जो पेरेंट्स आते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल एज में इसमें मुब्तला हो गया है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो हमें पेरेंट्स को ही अलर्ट करना होता है कि आप विजिलेंट हो। और ऐसा बच्चा फिर स्कूल के अंदर अगर मौजूद है जो ये ड्रग्स कर रहा है या उसकी एक्सेस में है, तो फिर दूसरे बच्चों के लिए भी ख़तरनाक है। जी, वो पूरे स्कूल के लिए भी ख़तरनाक है। और मैं आपको बताऊं कि बड़े अफसोस की बात है कि जो हायर ग्राउंड्स पे स्कूल हैं, जो अगेन एक एलीट क्लब स्कूल है, वहाँ पर मैनेजमेंट को भी अक्सर औकात अंडर द कारपेट ये चीज़ें पता होती हैं। जी, पता होती हैं डेफिनेटली। अब नाम लेना तो बिल्कुल भी ऑथराइज अच्छी बात नहीं है, लेकिन अवेयरनेस सेशंस वगैरह तो कंडक्ट करवाते हैं स्कूल्स और यूनिवर्सिटी लेवल्स पे, और ये उनकी तरफ से एक बड़ी हौसला अफजा अटैम्प्ट होती है।
अक्सर यूनिवर्सिटीज़ हमें इनवाइट करती हैं ड्रग अवेयरनेस कैंप के लिए। ये एक तरीका ही है, एक एफर्ट ही है, साइलेंट मैसेज ही होता है कि जो कर रहे हैं वो अलर्ट हो जाएं, जो नहीं कर रहे वो फर्दर कॉन्शियस रहें। बच्चे को डरा के रोका जा सकता है या बातचीत करके, कन्विंस करके किसी अच्छी चीज़ की तरफ कोई एंटी नैरेटिव दे के समझाया जाए? कैसे समझाया जाए बच्चों को? देखिए, डराना तो इस मसले का हल नहीं है, ठीक है। ये एक बीमारी है, बीमारी को इलाज के ज़रिए ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। इस बीमारी के इलाज के दो पहलू हैं, मेडिकल और साइकोलॉजिकल। जो आपने समझाने वाली बात की ना, वो साइकोलॉजिकल पहलू है। डराना तो हरगिज़ इस मसले का हल नहीं है। जिस चीज़ को जितना दबाया जाएगा वो उतनी बदशक्ल होकर सामने आएगी। कोई ऐसा पेशेंट जो आपको लाइफ में याद रह जाए? जी है, याद है। बताइए मुझे उसके बारे में। पेशेंट का नाम तो नहीं बताऊंगी। नहीं, नाम नहीं, बस मैं जानना लेकिन वो पेशेंट मेरे दिल के बहुत करीब इसलिए भी रहा कि उसका और मेरे अपने बेटे का एज ग्रुप सेम था। अच्छा। और उसने मुझे अंदर एक दफ़ा उसके अपने पेरेंट्स के साथ कुछ नाचाकियाँ थी जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस हुआ था, इस चीज़ की तरफ डाइवर्ट हुआ था। और वो नाचाकी इतनी बड़ी कि वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक एडिक्शन में चला गया। और एक दफ़ा उसने सेशन के दौरान मुझे कहा कि आपको मैं सब बात बताऊंगा, आप मेरी मामा जैसी हैं। लेकिन फ़ौरन फिर उसने करेक्ट किया, कहता नहीं, पर आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरी मामा जैसी नहीं हैं। यानी कि वो इतना हर्ट था अपनी मदर की तरफ से। जब वो बचपन में जब भी इस चीज़ की तरफ इंक्लाइंड हुआ तो वो मेरे दिल के आज भी बहुत करीब है। गो के मुलाकात नहीं हुई लेकिन वो मुझे याद रहता है। अब वो रिकवर कर गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस दिन एक बैठा हुआ था एक टी हाउस पे, मेरे पीछे लड़कियां और लड़के बैठे हुए थे, छोटे लग रहे थे। वो स्कूल की कोई डिस्कशन कर रहे थे। ये मैं अपने आंखों देखा वाकया आपको बता रहा हूँ। तो बच्चियां थी छोटी उम्र की, वो लग रहा था मुझे कि 15-16 साल की हैं, अभी अडल्ट नहीं है। तो वो उसके कैफ़े हाउस में एक कंबाइंड स्टडी की तरह लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे। वो वेब पे वेब करते जा रहे थे उस वक्त। मैं सोचा कि मैं जाके इनको कहूँ या रोकूं, क्योंकि अब आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी ना किसी तरह मतलब है कि मुझे ये हुआ कि मैं इनको रोकूंगा, ये आगे से बदतमीज़ी ना कर दें, आगे से कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि भाई तुम्हें उससे क्या। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लोगों को रोकना चाहिए, स्पेशली जो अंडर एज बच्चे हैं कि वो वेप कर रहे हैं, उनको बिल्कुल ऐसे नहीं करने देना चाहिए। बिल्कुल, देखें हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, ये कम्युनिटी वर्क के तौर पे भी हमें करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसका प्रोफेशनल अंदाज नहीं जानते तो उस वक्त में ऐसे बंदे के साथ कोई चैलेंजिंग बात करना या उसको कोई नसीहत देना भी उसके लिए एक चैलेंज और आपके लिए ख़तरा हो सकता है। लिहाजा आप और कुछ करें ना करें, जिम्मेदार इदारों को ज़रूर नोटिफाई करें इस चीज़ के लिए। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बेदियां रोड पे बहुत बड़ा फार्म हाउस, ये तमाम चीज़ें कहाँ से आई? फिर बहुत सारी लग्जरी गाड़ियाँ, ये कहाँ से आई? ये तमाम चीज़ें जिन सोर्सेज से बनाई गई, वो तमाम सोर्सेज आपके सामने मैंने रख दिए। आंटी मशहूर जो सी थी वो आंटी के नाम से थी, जो तमाम ये एक्टिविटी कर रही थी और इस वक्त वो जुडिशल होके जेल जा चुकी हैं और उनका केस चल रहा है। ये मैं उनकी शक्ल इसलिए नहीं दिखा रहा कि कानूनी पेचीदगी ना हो, किसी के लिए भी कानूनी पेचीदगी पैदा ना हो, लेकिन मैं आपको एक इवेंट बता रहा हूँ, एक जगह बता रहा हूँ जहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। और वो जगह आपके इर्द गिर्द है, वो आपके घर के करीब है। अपने बच्चों पे नज़र रखें। इदारे मुतहरिक हैं, इदारे इन लोगों को पकड़े हैं, लेकिन ये लोग बड़े शार्प हैं, बहुत तेज़ हैं, ये बड़ी जल्दी निकल जाते हैं, इनके कॉन्टेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इनके पास इनकी फैसिलिटी यूज़ करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े नाम आते हैं। और यकीन माने वो बड़े बड़े नामों के ऊपर विटनेस और एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। वो बड़े नाम बहुत जल्दी सामने भी आने वाले हैं। तो बहुत बड़ा धमाका भी एक होने वाला है। ANF उसके ऊपर काम कर रही है, तमाम इदारे उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और वो तमाम लोग जो इस तमाम रैकेट के अंदर आएंगे, और वो बहुत बड़े बड़े नाम, कुछ को तो मैं देख भी चुका हूँ और उनकी उस लिस्ट में भी जान चुका हूँ। तो मैं हैरान हूँ कि इतने इतने बड़े लोग वहाँ जा रहे हैं और वो बड़े लोग इनको डिफेंड करने के लिए भी आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि ये बड़े लोगों के अंदर डील कर रहे हैं और ये बड़े लोग ये तमाम घिनौना काम अपनी सरपरस्ती में करवा रहे हैं, सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, लोगों के बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये आपके और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अपने बच्चों को इस नशे जैसी लानत से दूर हमने रखना है और हमें इन इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं और इस तरह के लोगों को बेनकाब करते हैं। और इनको बेनकाब करके ही हम इनका असली चेहरा आपको दिखा सकेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।